मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा पॉइजन इक्वेशंस बेस्ड न्यूमेरिकल्स। अभी कल के वीडियो में हमने देखा था कि पॉइजन इक्वेशन का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जहाँ पर कोई भी बाउंड एरिया है उसमें चार्ज उपस्थित हो, चार्ज प्रेजेंट हो, तो उसके कारण हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ये टॉपिक हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूनिट फर्स्ट से टॉपिक लिया है। देखते हैं हम यहाँ पर कि कौन सी इक्वेशन है। पॉइजन इक्वेशन जो है डेल टू फाई इक्वल माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, ये जो इक्वेशन है पॉइजन इक्वेशन कहलाती है। और इसका कहाँ यूज़ करते हैं, इस किसी प्रश्न द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में आवेश के कारण किसी बिंदु पर हम विभव ज्ञात कर सकते हैं। अगर यही हम देख लें कि रो इक्वल 0 है तो वो लाप्लासियन इक्वेशन में चेंज हो जाता है, जिसका यूज़ हम आवेश शोष रहित विद्युत क्षेत्र में विभव का मान ज्ञात करने में करते हैं। अब हम इस वीडियो में जो हम पढ़ने को जा रहे हैं वो है पॉइजन इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। तो हम लेते हैं कि कोई दो समावेशित समांतर प्लेट हैं के मध्य अंतराल में विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, फाई फाइंड करेंगे। और जैसे ही हमें फाई फाइंड हो जाएगा तो ई इक्वल माइनस डेल फाई का यूज़ करते हुए हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे का यूज़ तीव्रता ज्ञात करते हैं जबकि प्लेटों के मध्य समान आवेश वितरण हो, आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है। माना कि एक्स वाई तल में स्थित दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी d है। दो प्लेट हैं, एक पे फ्लक्स φ1 है, दूसरे पोटेंशियल φ1 है, दूसरे पे पोटेंशियल φ2 है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है d है। दोनों प्लेटों के मध्य अंतराल में रो नियत आवेश घनत्व वाला आवेश उपस्थित है। जो चार्ज एक समान रूप से वितरित है उसका जो डेंसिटी है वो है रो। पॉइजन इक्वेशन होती है कि डेल टू फाई इक्वल माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इक्वल 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर विद्युतशीलता कहलाती है निर्वात के लिए। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो हम पॉइजन इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। लाप्लासियन ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हमने इस इक्वेशन को लिखा है, चूँकि जो डेल टू है वो इक्वल होता है डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। चूँकि हमने इसके साथ फाई लिया है तो सभी एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के साथ हम यहाँ पर फाई यूज़ करेंगे। इक्वल माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समांतर प्लेटों के मध्य एक्स तथा वाई अक्षों के अनुदिश सममिति होने के कारण यानी सममेट्री होने के कारण एक्स तथा वाई अक्षों के अनुदिश विभव के मान में परिवर्तन नहीं होता है। हम एक बार डायग्राम वापस से देखेंगे कि जो पोटेंशियल में जो चेंज होगा वो ओनली जेड डायरेक्शन में होगा। एक्स एंड वाई में सममेट्री होने के कारण यहाँ पर चेंज 0 होगा, यानी डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल 0 और डेल अपॉन डेल वाई इक्वल में 0। अतः जो चेंज होगा रो में फाई में जो चेंज होगा पोटेंशियल में होगा डेल टू फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूँकि दोनों प्लेट जो हैं जेड इक्वल 0 से d के मध्य हैं स्थित हैं, अतः इक्वेशन जो हमने ली है यहाँ पर जेड एक्स के लिए पॉइजन इक्वेशन ली है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम यहाँ लेंगे इसका विद रेस्पेक्ट टू डेल जेड हम इंटीग्रेशन करेंगे और इसका भी विद रेस्पेक्ट टू डी जेड हम इंटीग्रेशन करेंगे। दोनों तरफ हम इसका समाकलन करेंगे, यानी समाकलन साइन हम लेंगे डी जेड और ये भी डी जेड। चूँकि एक डी जेड से एक डी जेड कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगी डेल फाई अपॉन डेल जेड। यहाँ पर रो अपॉन एप्सिलॉन कांस्टेंट है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 1 है 1 मान लेंगे, 1 का जेड हो जाएगा इंटीग्रेशन
प्लस में कांस्टेंट सी। चूँकि ये जो समाकलन है वो अनिश्चित समाकलन है, इसलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट C1 लेंगे। या फिर से हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। फिर से जब हम इसे विद रेस्पेक्ट टू डी जेड इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी डी जेड के साथ भी इंटीग्रेशन करेंगे और इधर भी डी जेड के साथ इंटीग्रेशन करेंगे। डेल फाई अपॉन डेल जेड यानी सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाई मिलेगा 1 के साथ में। इधर हम देखेंगे माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट और जेड की पावर 1 है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 के साथ डी जेड है, C1 को कांस्टेंट मानते हुए, और डी जेड 1 के सापेक्ष इसका करेंगे तो जेड, और प्लस में यहाँ पर फिर अनिश्चित समाकलन हमें मानते हुए हम यहाँ पर कांस्टेंट जोड़ देंगे C2, यानी फाई इक्वल माइनस रो जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस C1 जेड प्लस C2। इस इक्वेशन का अगर हम 2 बार डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू जेड, तभी हमें फाई की इक्वेशन मिलेगी, यानी तभी हमें वहाँ पर पोटेंशियल फाइंड कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर कंडीशंस लगाएंगे, क्योंकि हमें कांस्टेंट C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। हम देखते हैं कि z बराबर 0 पर प्रथम प्लेट का विभव फाई 1 है। कंडीशंस हम क्या लगाने हैं, फर्स्ट कंडीशन लगाने हैं कि जब z 0 है तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या है, फाई 1 है। यानी इक्वेशन 8 में जब हम z 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म भी 0, ये वाली टर्म भी 0, यानी C2 जो होगा वो फाई 1 के बराबर होगा। C2 इक्वल में फाई 1। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन हमें रखनी है कि z जब 0 है, यानी z को हमने क्या मान लिया, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो फाई हम लेके चलेंगे वहाँ पर फाई 1 इक्वल में C2। ये फर्स्ट कंडीशन का यूज़ करते हुए हमने लिया है कि फाई 1 इक्वल में हम C2 प्राप्त कर चुके हैं। सेकंड जो कंडीशन है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फाई 2 के लिए। ये हमने यहाँ पर C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू फाइंड की है, फाई 1 इक्वल में C2 फर्स्ट कंडीशन का यूज़ करते हुए। सेकंड कंडीशन हम लेंगे कि z बराबर d पर फाई इक्वल में फाई 2, यानी इस इक्वेशन में हम z बराबर क्या रखेंगे, d, यानी और फाई इक्वल क्या रखेंगे, फाई 2, यानी फाई 2 इक्वल में इस फाई की जगह हम फाई 2 रखेंगे माइनस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, z इक्वल में d रखना है, यानी d स्क्वायर प्लस C1d, और C2 इक्वल हम यहाँ पर रखेंगे फाई 1, चूँकि वो हम पहले प्राप्त कर चुके हैं। C2 इक्वल में फाई 1, यानी माइनस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर प्लस C1d प्लस में फाई 1। फाई 2 इक्वल माइनस रो d स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस C1d, और C2 की जगह हमें यूज़ करना है फाई 1। C2 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, फाई 1। चूँकि समीकरण 9 से C1 तथा C2 का मान समीकरण 8 में रखने पर, समीकरण 9 से हम फाई 2 की वैल्यू C2, इस इक्वेशन से हम C2 लेंगे, यानी C2 इक्वल फाई 2 प्लस रो d स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस C1d, और C1 इक्वल में है फाई 1, इक्वेशन 9 से हम C1 फाइंड करना चाहेंगे, यानी C1 इक्वल होगा, C1 के मल्टीप्लिकेशन में d है, तो हम इसे ऐसा लिखेंगे C1d इक्वल में फाई 2 प्लस रो d स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस में C2, और C2 इक्वल में है फाई 1, C2 इक्वल में फाई 2। और C1 इक्वल फाइंड करना चाहेंगे, तो C1 इक्वल फाइंड करेंगे तो हम यहाँ लिख पाएंगे C1 इक्वल में जो d इसके मल्टीप्लिकेशन में है वो इन सभी टर्म्स की डिवाइड में चला जाएगा, फाई 2 बाई डी, फाई 1 बाई डी, और यहाँ से एक d कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिख पाएंगे हम फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन में d और प्लस रो d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल में C1, यानी C1 की वैल्यू हमें रखनी है C1 इक्वल में फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन d
प्लस रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये C1 की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 8 में रखना चाहेंगे, यानी इससे हमने C1 लिया है और C2 इक्वल हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, C2 इक्वल में 5 इन दोनों इक्वेशन से, यानी इन C1 तथा C2 की वैल्यू हम इक्वेशन 8 में रखना चाहते हैं। फाइव टू इक्वल हम लिख चुके हैं, फाइव टू इक्वल माइनस रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस C1 डी प्लस में C2। C1 तथा C2 की वैल्यू हम इक्वेशन 8 में रखेंगे, चूँकि C1 इक्वल हम लिख चुके हैं और C2 इक्वल भी हम लिख चुके हैं। जैसे ही हम इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 8 में रखते हैं तो हम यहाँ पर पाएंगे कि फाइव इक्वल में माइनस रो, इक्वेशन 8 क्या है पहले हम वो देखेंगे, माइनस रो जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इक्वेशन जो 9 थी उससे हमने C1 की वैल्यू फाइंड की है, प्लस रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चूँकि सेम टर्म से वो हम पहले नज़दीक नज़दीक लिखेंगे, 5 माइनस 5 अपॉन में डी, और प्लस में C2 की वैल्यू हम रखेंगे 5। इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन जो लेंगे वो होगा हमारे पास में रो, और चूँकि ये रॉ डी जेड और ये होगा 5 माइनस 5 अपॉन डी इंटू जेड। इनमें से जो कॉमन आ रहा है रो और जेड कॉमन आ रहा है, रो जेड हम कॉमन ले लेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पर रो जेड कॉमन ले लेंगे, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ से डी पॉजिटिव टर्म हम पहले लिखेंगे, डी माइनस जेड, और प्लस में 5 माइनस 5 अपॉन डी इंटू जेड प्लस में 5, यानी ये इक्वेशन जो 10 है वो हम फाइंड कर चुके हैं। 5 इक्वल रॉ जेड डी माइनस जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस जेड अपॉन डी 5 माइनस 5 प्लस में 5। इक्वेशन 8 में C1 तथा C2 की वैल्यू रखकर हमने ये इक्वेशन फाइंड की है। चूँकि हम देख चुके हैं कि ये जो इक्वेशन है वो किसके बराबर है, 5 के, यानी जब हमें एक ही डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में गिवन था तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को जेड डायरेक्शन में ही फाइंड कर चुके हैं, यानी जब रॉ आवेश उपस्थित होता है तो वहाँ से हम फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं पॉइसन इक्वेशन का यूज़ करते हुए। अब चूँकि हमें फाई दिया हुआ है, यानी फाई हमें प्राप्त हो गया है, तो हम फाई को अवकलित करके यानी डिफ्रेंशिएट करके हम ई भी फाइंड कर सकते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से फाइंड करना है, ई इक्वल में माइनस डेल फाई, चूँकि फाई जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो हमारे पास ई है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई वेक्टर इक्वल हम लिखेंगे माइनस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ई वेक्टर इक्वल में माइनस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड, यानी इक्वेशन जो 10 आई है हमारी, उस 10 नंबर इक्वेशंस का हम विद रेस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हो जाएगा। यानी हम देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन जो 10 थी वो है हमारी, इक्वेशन 10 की बजाय हमने जो 10 से जस्ट ऊपर एक इक्वेशन लिख रखी है इन पिंक वर्ड से, उस इक्वेशन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू जेड। देखिए जेड स्क्वायर 2z होगा माइनस रो 2z अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन चल रहा है सभी में, या हम पहले कॉमन वाली टर्म नहीं लिखेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस साइन करके हम यहाँ पर लिखेंगे जेड का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1 होगा, रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस यहाँ पर जो जेड 1 है तो 5 माइनस 5 बाई डी 1 हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, प्लस में 5 जो है कांस्टेंट नंबर है यानी इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा।
इसका डिफ्रेंशिएशन हमें किया है, यानी हमने अभी नेगेटिव साइन इसके साथ में यूज़ नहीं किया है। इस पूरी टर्म के साथ हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता पाएंगे, यानी ई इक्वल में होता है माइनस डेल फाई, ई इक्वल में माइनस डेल फाई। तो ई इक्वल में माइनस, जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव टर्म्स है वो नेगेटिव हो जाएंगी, यानी ये जो टर्म है ये नेगेटिव हो जाएगी, ये टर्म है पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे इसको, तो के कैप भी लगाएंगे साथ में, के कैप इन दोनों टर्म्स में से रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इसमें से कॉमन ले लेंगे और रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इसमें से कॉमन ले लेंगे, रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 2z है, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस में d, 2z माइनस डी। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, यानी माइनस फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी, ये इसके साथ में ब्रैकेट में है। यहाँ से हमने देखा कि ई वेक्टर इक्वल में के कैप रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 2z माइनस डी माइनस फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन में डी, ये हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त कर लिया है। यानी पॉइजन इक्वेशंस का यूज़ करते हुए जहाँ पर चार्ज उपस्थित होता है वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ के साथ चेंजेस देखेंगे। फाई जो है वो जेड स्क्वायर, एक एक्स पे हमने जेड एक्स लिया है और एक एक्स पे हमने ई और फाई लिया, जेड एक्स पे हमने डिस्टेंस ली है और ये हमने ग्राफ देखा है ई और ई 2 से जो चेंज है वो लीनियरली हो रहा है और फाई 1 से फाई 2 जो चेंजेज है वो डिक्रीजली हो रहा है। समीकरण 11 से यह प्रदर्शित होता है कि दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय परिवर्तन होता है, क्षेत्र जो है वो रेखीय परिवर्तित होता है, जेड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के साथ में, यानी ये रेखीय परिवर्तन होता है। थैंक यू।